काली सास और ननंद के लंबे बाल। हेमलता और माधुरी दोनों सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर अपने घर की तरफ आ रही होती हैं। उन दोनों को देखकर गांव की औरतें कहती हैं, देखो तो सही, दोनों माँ बेटी कितने मजे से चलती हुई आ रही हैं। ये कितनी काली है तो दूसरी के लंबे बाल। लगता है इसकी बेटी पिछले जन्म में कोई डायन होगी, तभी इसके इतने लंबे बाल हैं, वरना इतने लंबे बाल होना कोई मामूली बात थोड़ी है। अच्छा, ये डायन तो ठीक है, लेकिन इसकी कोयले की खदान माँ का क्या रोल? यानी कि इसकी माँ भी तो कुछ ना कुछ होगी पिछले जन्म में। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अरे इसकी माँ पिछले जन्म में काली भैंस होगी, तभी इस जन्म इसका रंग काला है। सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। आखिर इन गांव की औरतों को हमसे दिक्कत क्या है? ना हम इनसे मतलब रखते हैं और ना ही इन्हें कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर भी देखो हमारे पीछे ही पड़ी रहती हैं। अरे माँ, लोगों का काम तो बोलना ही है। शायद इन्हें हमसे जलन होती है, तभी हमारे बारे में ऐसी बातें करती हैं। आप उनकी बातों का बुरा मत मानो और ना ही उनकी बातों पर ध्यान दो। चलो घर चलते हैं। दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों घर के कामों में लग जाती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को जब रोहन और अमित घर लौट आते हैं तो हेमलता उन्हें देखकर कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए अब आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, उसके बाद मैं खाना परोस दूंगी। हेमलता की बात सुनकर दोनों अपने हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी राहुल कुछ देर खाना खाते हुए अपने माता पिता को देखता है, जिसके बाद वो सबसे कहता है, देखिए, ये बताते हुए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, बिना बताए तो बात होने से रही। दरअसल मुझे अपनी जिंदगी को लेकर कुछ कहना है। अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? जो तुम्हारे मन में है वो सब कह दो। हेमलता के कहते ही रोहन अपने दिल की बात कहता है। मैं एक लड़के से कई सालों से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कहोगे क्या नहीं, लेकिन मैं शादी सिर्फ उसी से करूंगा। ये सुनते ही उसके घर के सभी लोग मुस्कुराते हैं। तभी अमित कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जो तूने अपने दिल की बात खुद अपने मुंह से हमसे कह दी है। अगर कोई तीसरा आकर कहता तो हमें बहुत बुरा लगता, लेकिन तुम चिंता मत करो, जिसे तुम प्यार करते हो मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। अपने पिता की बात सुनते ही रोहन को बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी खुशी खाना खा लेता है। अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड नित्या को अपने घर अपने परिवार से मिलवाने ले आता है। नित्या, ये मेरी छोटी बहन है और ये मेरी माँ और ये मेरे पिताजी हैं। रोहन के ये कहने पर नित्या एक एक करके सभी के पैर छू लेती है। ये देख अमित बहुत खुश होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी के मन ही मन में एक बात चल रही होती है। अरे ये क्या, ये तो बहुत सुंदर और गोरी है। इसके इस घर में आने के बाद तो मेरा बेटा और मेरा पति मुझे भूल ही जाएगा। सब लोग मेरी बहू के ही गुणगान करेंगे। मेरी होने वाली भाभी के बाल कितने बड़े हैं, इसका मतलब अब मेरे बालों के बारे में कोई पूछेगा नहीं और ना ही ये जानने की कोशिश करेगा कि मेरे लंबे बाल कैसे हुए। तभी नित्या बोलती है, अरे रोहन, तुम्हारा परिवार तो बहुत अच्छा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सब इतने अच्छे होंगे। हाँ बेटी, और तुम भी बहुत अच्छी हो। अब तो तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। मैं कल ही तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आ जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद अमित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपने परिवार से मिलवाने के बाद रोहन नित्या को उसके घर छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ दिनों में रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और एक दिन रोहन नित्या को शादी करके उसे अपने साथ पूरी बारात के साथ घर ले आता है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। नित्या की खूबसूरती देखते ही गांव की सभी औरतें एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगती हैं। बाप रे बाप, देखो तो सही कितनी सुंदर और गोरी चिट्टी है इनकी बहू। अरे भगवान के भी अलग ही खेल होते हैं। इसके लंबे बाल और इसकी खूबसूरती ने तो माहौल में चार चांद ही लगा दिए। यकीन नहीं होता कि हेमलता बहन ने आखिर पिछले जन्म ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जो उसको इतनी सुंदर और संस्कारी बहू मिली है। गांव की औरतों की बातें हेमलता और नित्या के कानों तक पहुंच ही जाती हैं, जिसके बाद वो बहुत ही जल्दी सारे फंक्शनों को खत्म कर देते हैं और मेहमानों को अपने घर जाने के लिए कह देते हैं,
जिसके बाद माधुरी अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, देख रही हो आप, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूल जाओ, अब इस घर में हमें कोई पूछने भी वाला है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं काली हूँ तो क्या हुआ, अच्छे से मेकअप और कर लूं तो बहुत सुंदर लगूंगी। अपनी बहू से सुंदर तो मैं लग ही नहीं सकती हूँ। बस हमें अच्छे मेकअप की जरूरत है, क्या पता हमारी बहू भी वही करती हो। सही कहा माँ, चलिए हम भी अच्छे से तैयार होकर रहेंगे ताकि उससे ज्यादा सुंदर हम लगे। अगले दिन ही हेमलता और माधुरी दोनों ही सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। जहाँ तो माधुरी कुछ ही वक्त में अपने बालों को संवार लिया करती थी और उसे अपने लंबे बालों के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा था। जैसे ही वो दोनों तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आते हैं, उन्हें देखते ही अमित और रोहन दोनों हंसने लगते हैं। अजी क्या हुआ, आज इतना हंस क्यों रहे हो? भाग्यवान, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपने चेहरे की। अरे जरा देखो खुद को, ये सब क्या लगा रखा है तुमने। अरे आपको क्या पता, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन सभी लोग करते हैं। अपनी बहू को ही देख लो, वो भी तो मेकअप लगाकर ही इतनी सुंदर लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माँ जी, मैं अपने चेहरे पर कभी भी मेकअप या कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ हाँ, बेशक नहीं करती होगी, लेकिन तुम्हारे बालों पर तुम कुछ ना कुछ तो करती ही होगी, वरना ऐसे शाइन और चमकते हुए तो नहीं हो सकते। अरे माधुरी बहन, तुमने ये बालों का क्या हाल मचा रखा है। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे बालों से। आखिर क्या लगाया है तुमने? मैंने तो मछली वाला ऑयल लगाया है, बाल हमेशा शाइन और चमकते रहते हैं। शायद भाभी भी उसी का इस्तेमाल करती होंगी। हे भगवान, मेरी प्यारी ननंद, तुम्हारे तो पहले ही बहुत प्यारे और सुंदर बाल हैं, ऊपर से मुझसे ज्यादा लंबे भी हैं, तो तुम्हें अपने बालों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपने बालों पर कभी कुछ नहीं करती हूँ, वो तो नेचुरल है। बस कर बहू, मैं सब जानती हूँ, तू हमसे चिढ़ रही होगी क्योंकि हम आज तुझसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ माँ, जाने दो इन्हें, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता। चलो हम दोनों बाजार चलते हैं। ऐसा कहने के बाद वो दोनों माँ बेटी बाजार के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग उन्हें इस प्रकार देखते हैं जैसे बावले गांव में ऊंट आ जाता है। अरे अरे, एक तो बेचारी काली, ऊपर से इतना गंदा मेकअप कर रखा है। अब क्या कर सकते हैं, बूढ़ी गौड़ी लाल लगाम, किसी के काबू थोड़ी आती है। ऊपर से बाजार में ये मछली की गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं इस कल्लो मैया की बेटी ने तो अपने बालों में मछली का तेल तो नहीं लगा लिया। गांव के सभी लोग उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। वो बिना कुछ खरीदे ही वापस लौट घर आती हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उनके उतरे हुए चेहरे देख नित्या उन दोनों के पास आती है और कहती है, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप दोनों को ये सब चीजें करने की भी जरूरत नहीं है। आप तो पहले से ही सुंदर हो, किसी के बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। नित्या की बातें सुनकर हेमलता और माधुरी दोनों नित्या से माफी मांगते हैं, जिसके बाद नित्या उनकी मदद करती है और उन दोनों को धीरे धीरे लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा नॉलेज देती है। ना तो अपने लंबे बालों से परेशान वो होते हैं और ना ही अपने कालेपन से दुखी होते हैं। कलावती के 5 बेटे अलग अलग स्टेट में एमएनसी कंपनी में लगे हुए थे। ऐसे ही एक दिन घर में कलावती अकेले काम करके कहती है, हे भगवान, मैं तो घर का काम करते करते थक जाती हूँ। कब मेरे 5 बेटों की 5 बहू आएंगी और मेरा हाथ बटाएंगी। जरा नवीन गौरव को फोन करती हूँ और आज ही शादी की बात करूंगी। इतना कहकर कलावती अपने बेटे को फोन करती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है, अरे मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया, पर ये तुम दोनों के साथ में लड़की कौन है? माँ मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने आपको बिन बताई काव्या से शादी कर ली। और माँ, मैंने भी शादी कर ली, पर मुझे नहीं पता था भैया शादी करके आएंगे। मैंने निमृत से शादी कर ली है। वाह बेटा, तुम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा गुल खिलाया। पर गौरव बेटा, तू ये बता, तूने कौन सी लड़की से शादी करी है जो ये गले में कटार पहनी है? माँ, मैंने निमृत से गुरुद्वारे में शादी की है। दरअसल वो पंजाबन है। काम के दौरान मेरी उससे मुलाकात हुई, धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और आप मानती नहीं, इसलिए हमने एक दूसरे से शादी कर ली। माँ जी, सत श्री अकाल। दोनों चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है, अब से सारा काम मैं किता सी।
हे भगवान, ये क्या हो गया। अरे बेटा, एक बार मुझसे पूछ तो लेता, लेकिन नहीं। कर लो, तुम्हें अपने मन की जो करनी है। माँ जी, आप मुझसे परेशान क्यों हो रही है? मैं तो एक हिंदू धर्म की बहू हूँ। सिख तो वो है, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ये बोलकर काव्या कलावती के पैर छूती है तो वो उसे आशीर्वाद देती है। दूधो नहाओ, पूतो पलो, जाओ दोनों आराम करो। मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी, वो भी शादी करने के लिए, पर मुझे क्या पता था मेरे मन की इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, वो भी ऐसे। माँ, अब जो हो गया सो हो गया। हमने इतना बड़ा भी कोई गुनाह नहीं कर दिया। हाँ ठीक है, जाओ। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ अब। ये बोलकर बच्चे जाते ही हैं। इतने में कलावती के 3 बेटे अलग धर्म की लड़कियों से शादी कर घर में आ जाते हैं। तीसरे बेटे ऋषभ ने मुस्लिम समाज की आशा से निकाह कर लिया था, तो वहीं चौथे बेटे चेतन ने मारिया नाम की क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली थी और 5वें बेटे साकेत ने साउथ की चिन्नम्मा से शादी कर ली थी। ये देखकर वो अपने सिर पर हाथ मारकर जमीन पर बैठ जाती है। हे भगवान, मेरे 2 मूर्ख बेटे कम थे क्या, जो तीनों ने अब अपनी लुटिया डुबा ली। अरे करम जलो नास पीटो, इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने बड़ा किया था कि तुम अलग अलग धर्म की बहू ले आओ। बहू तो ऐसे लाए हो जैसे मैंने अलग अलग कंट्री के ब्रांडेड कपड़े मांगे हो। माँ, अब जो हो गया सो हो गया। मैं समझता हूँ जो मेरा डिसीजन रहा है वही चारों भाई का रहा होगा। हाँ, यही कि तुम्हें काम करते करते वहाँ की अलग धर्म की लड़की से प्यार हो गया और शादी करके ले आए। बस मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, जिसको अपने मन की करनी है करो। ओह प्लीज मॉम जी, अब मान भी जाइए, वैसे बहुत गर्मी लग रही है। कुछ है नहीं क्या एसी वगैरह? नहीं, तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। या अल्लाह, यहाँ कितनी गर्मी है, अब हम कैसे रहेंगे यहाँ पर? जैसे रहते हैं वैसे रहना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकार सकती। आइए, इसका मतलब हमको गर्मी में विदाउट एसी कूलर पसीने में होना पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा कोई अमीर खानदान नहीं है, गरीब ससुराल है, अब रहो। इतना कहकर कलावती गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सभी बहू बेटे भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन कलावती की 5 अलग अलग धर्म वाली बहू जल्दी उठकर घर के काम करने लगती हैं। तभी चिन्नम्मा बहू कहती है, आइए, मेरे को तो अभी से ही बड़ा गर्मी लगती, और इस गरीब ससुराल में तो वैक्यूम क्लीनर भी नहीं होती, हाथ से पोछा लगाना पड़ती। ऐ सब तो कुछ भी नहीं होता है। मैनू इस गर्मी विच चूल्हे ते काम करना पैंदा है, ऐता तो मैं गैस स्टोव विच घर काम करदी सी। या अल्लाह, मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, पर इस गर्मी में रहने की मुझसे जहमत नहीं हो रही। अपने घर में मैं एसी में रहती थी और यहाँ तो पंखा भी मरा मरा चलता है। यह तो कुछ भी नहीं, यहाँ नहाने के लिए शावर भी नहीं लगा हुआ है। आई नीड अ बाथ टब। बाथ टब की बात करती हो तुम? यहाँ ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी नहीं है। जब मुझे सुबह पानी पीना था तो मुझे मजबूरन मटके में से पीना पड़ा। अच्छा, तो मेरी महारानियां उठ गई? चलो अच्छा है, तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। प्यार में अंधी होकर मेरे बेटे से शादी कर ली, अब रहो, करो गुजारा इस गरीब ससुराल में। और हाँ, गर्मी लग रही है, मुझे पहले तो चाय नाश्ता लाओ, उसके कुछ देर बाद नींबू पानी बना कर लाना और आम काट कर दे देना शाम को। जी माँ जी, बहुत भूख लग रही है, चिकन खाने का मन है। क्या बोला तूने? खबरदार, मेरे घर में तुम 5 में से किसी ने भी अंडा चिकन मांसाहारी बनाया तो उसको घर से बेघर कर दूंगी, समझी आशिया बहू? नहीं नहीं अम्मी जान, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह वक्त गुजरता है। 5 अलग अलग धर्म की बहुओं को मजबूरन अपने गरीब ससुराल की गरीबी सहनी पड़ती है। पसीने से लथपथ चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, बिना फ्रिज का पानी पीना पड़ता है, बाल्टी से नहाना पड़ता है। गर्मी अब अपने चरम सीमा पर थी। पति से कहकर वो 5 आइसक्रीम मंगवाती हैं कि उनके खाने से पहले ही आइसक्रीम पिघल जाया करती थी। गर्मी से बचने के लिए 5 बहू अपने पति से कभी आइसक्रीम, कभी ठंडे फल, कभी कोल्ड ड्रिंक, इन सब पर पैसा जाया करवाती थी, लेकिन इससे भी उन्हें राहत कहाँ मिलती। तभी एक दिन 5 बहू गर्मी से झुलसकर अपने पति से कहती हैं, बस बहुत हो गया, अब हमसे इस गरीब ससुराल का और काम नहीं करा जाता है। हर गर्मी में मर मर के पागल हो गए हैं। वही तो, अरे हाथ से पोछा लगाते लगाते मेरे हाथ टूट जाते हैं। मुझे तो वैक्यूम क्लीनर ही चाहिए, ऊपर से एसी कूलर भी नहीं है। ऋषभ जी, अगर आप एसी कूलर नहीं लेकर आए तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। यस चेतन, इफ यू कांट अरेंज फॉर मी टू एस्केप द हीट, सेंड मी बैक टू गोवा। लिसन मारिया। और इतना ही मेरा फैसला है गौरव। तभी कलावती आकर कहती है, मेरे बच्चों से तुम 5 क्या बोल रही हो? अगर तुम्हें फ्रिज, एसी कूलर, गैस स्टोव, बाथ टब चाहिए तो खुद के पैसे जोड़कर करो,
मेरे बेटों से तुमने वैसे ही हर दिन ठंडे में कुछ ना कुछ खाने को मंगाया है। कभी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, मैंगो शेक। इतने पैसे बचा लेती तो खुद का सामान आ जाता। मेरे बच्चे तुम्हें पैसे नहीं देंगे। मेरे बेटे तुम्हें घर का खर्चा चलाने के लिए जो पैसे देते हैं, उन पैसों को बचाओ और अपना सामान लाओ। ये किक्की किक्की बंदरिया की तरह करना बंद करो। शर्म करो। मेरे बेटों के प्यार में यहाँ तक आ गई, लेकिन उनकी सीमित कमाई में सफर करना तुम्हें नहीं आया। हमसे गलती हो गई माँ जी, हम इस बात को समझ ही नहीं पाए। अम्मी जान मुआफ कर दीजिए, अब हम खुद से सामान लेकर आएंगे। अयो, अब से मैं आपका पैसे खर्च नहीं करवाती साकेत जी। मैं ऑल्सो। माफ कीजिएगा माँ जी, 80 अब बचत की तसी। चलो अच्छी बात है, अब तुम पांचों को अकल आ गई है। अगले महीने से पांचों बहू अपने पति के पैसे को बचाकर 2 महीने तक उन्हें जोड़ती हैं, जिसके बाद पांचों बहू अपनी जरूरत के सामान को घर में ले आती हैं। खुदा का शुक्र है हम अपनी मेहनत से सामान ले आए। अब एसी में कितना मजा आ रहा है ना, ठंडा ठंडा। नानक दी मेहर, अब चूल्हे पर खाना बनाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो अपनी बचत की कमाई से फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी भी पीती हूँ और आप सबको आइसक्रीम भी खिलाती हूँ। नहाने में भी कितना मजा आता है ना, शावर और बाथ टब में। मैं तो गाना सुनते सुनते वैक्यूम क्लीनर से सफाई करती हूँ और मैं हर चीज का आनंद ले रही हूँ। इस तरह सास और उसकी 5 धर्म वाली बहू गर्मी से झेलने का उपाय निकालकर खुशी खुशी जिंदगी बिताती हैं। अरे गुंजन, कहाँ हो? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जरा जल्दी से मेरी घड़ी लेकर आओ। देख ले बेटा, जब से तेरी बहू आई है हमारे घर का कोई सामान अपनी जगह पर मिलता ही नहीं। अरे माँ, कोई बात नहीं, बस लाती होगी। तभी गुंजन सीढ़ियों से भागी हुई राघव की घड़ी लेकर आ रही होती है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिर जाती है। उसे गिरता हुआ देख पूनम जोर जोर से हंसने लगती है और उससे कहती है, ऐसा ही होना था। अरे आंखें हैं या भैंस के बटन, कम से कम देखकर तो चला कर। अजी देखते हो, तुम्हारी माँ को तो सिर्फ हंसने से फुर्सत नहीं मिलती। कम से कम मुझे उठाने में मेरी मदद तो कर सकती है, या बस ताने मारने ही आते हैं। अरे रुको गुंजन, मैं उठा देता हूँ। हाँ हाँ उठा दे, वैसे भी तू जोरू का गुलाम है। अपनी जोरू की तो बात मानेगा ही। शादी के बाद तो सभी लड़के बदल जाते हैं। अरे क्या, मैं आप कैसी बात कर रही हो? मैं तो परेशान हो गया हूँ आपके और गुंजन की रोज रोज की किट पिट से। मैं तो चला अपने ऑफिस। ये कहकर वो अपना बैग उठाता है और बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल जाता है। करमजली, कलमुही और मक्कार, तेरी वजह से आज मेरा बेटा भूखा ही घर से निकल गया। पता नहीं कैसे काले मुंह की आ गई मेरे घर में। अरे मैं पूरी तरह गोरी चिट्टी हूँ, मेरा मुंह तो बहुत साफ है। अगर काला मुंह देखना है तो आईने में जाकर खुद को देख लो, पता चल जाएगा कौन काला है। और वैसे भी तुम्हारी ही करतूतों की वजह से तुम्हारा बेटा भूखा प्यासा निकल गया। हे भगवान, मेरे तो भाग्य ही फूट गए जब से तुझे इस घर के अंदर लेकर आई हूँ। करमजली की इतनी लंबी जुबान है कि बस पूछो मत। हाँ हाँ होगी क्यों नहीं, जब मेरी सास की ही जुबान आज घर के नाम जैसी है। पूनम को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद पूनम पास में रखी झाड़ू उठाकर गुंजन को मारना शुरू कर देती है। अब बोल कर दिखाना अपनी जुबान, कल मुंही कहेंगी। आज तो मैं तुझे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। तभी गुंजन अपनी सास का हाथ पकड़कर मरोड़ देती है, जिसके बाद पूनम जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय मर गई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जब से ये कल मुंही मेरे नसीब में लिखी है, मेरे तो भाग्य ही पता नहीं कहाँ भाग गए। हाय हाय रे, मेरा हाथ मोड़ दिया इस औरत ने। दोनों सास बहू की लड़ाई में गांव के सभी लोग खूब मजे ले रहे होते हैं और खिड़की दरवाजे से झांक झांक कर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक बूढ़ी काकी आती है और दोनों को समझाते हुए कहती है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों दोबारा से लड़ने लग गई? अरे मेरी बहू में तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अपनी सास का ही हाथ मरोड़ दिया। अरे तू भी कम नहीं है पूनम, जब देखो बेचारी को कोसती रहती है। और तेरी बहू तो बस क्या ही बोलूं। अरे तू भी अपनी जुबान को कंट्रोल में रखा कर, इतना बहुओं का बोलना ठीक नहीं होता। वो बूढ़ी काकी किसी तरह दोनों की लड़ाई को छुड़वाती हैं
जिसके बाद वो गांव के सभी लोगों को अपने घर भेज देती हैं और खुद भी वहां से चली जाती हैं। शाम को पूनम और गुंजन दोनों ही रसोई में राघव के लिए खाना बनाने लगती हैं। आज तो मैं राघव जी के लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। बड़ी आई मेरे बेटे की पसंद का खाना बनाने वाली। मैं जानती हूँ मेरा बेटा तो सिर्फ मेरे ही हाथों का खाएगा। उसे मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। हाँ हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा। जैसे ही शाम को राघव घर पर पहुंचता है, उसे खाने की टेबल पर कई तरीके के पकवान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर राघव बहुत खुश हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, अरे वाह, क्या बढ़िया पकवान बनाए हैं। लगता है मेरी माँ और मेरी पत्नी में सुलह हो गई। तभी गुंजन और पूनम वहां पहुंचती है, जिसके बाद गुंजन राघव से कहती है, अजी आप आ गए हो तो ठीक है। मैंने आपके लिए ना बहुत ही प्यार से खीर बनाई है, जरा चख के तो बताओ कैसी बनी है। बड़ी आई खीर वाली। बेटा देख, सबसे पहले मैंने अपने हाथों से ये बनाया है गाजर का हलवा तेरे लिए। बता तो कैसा बना है। गुंजन और पूनम दोबारा से एक दूसरे से बहसबाजी करने लगते हैं। ये सब देखकर राघव की भूख ही मिट जाती है और वो गुस्से से चला जाता है। अरे हो गया, तुम दोनों का जब देखो आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। एक तो मैं ऑफिस से परेशान रहता हूँ, दूसरा तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक ने मेरा तो जीना हराम कर रखा है। और मैं अब तुम दोनों का क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूं। ये कहकर राघव घर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद गुंजन और पूनम आपस में लड़ने लगते हैं। अरे कल मोही करम जली कहीं की, देख तेरी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। पता नहीं भूखा प्यासा कहाँ जा रहा है। जब तू मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती तो इस घर को क्या संभालेगी। अरे वाह माँ जी, खुद का दोष मुझ पर डाल दिया। अरे थोड़ी तो शर्म करो, जब देखो मुझसे लड़ती रहती हो। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? शादी करके ही तो इस घर में आई हूँ, या मैंने इसमें कोई गुनाह कर दिया है? अरे अगर ये सब अपनी सास के साथ कर रही होती तो तुम्हें कैसा लगता? वे दोनों राघव के जाने के बाद भी लड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वो दोनों शांत हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राघव घर पर लौट कर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ गुंजन और पूनम एक दूसरे से बहुत ही शांति से बात करने लगते हैं। बहू, अब हम कहाँ ढूंढे अपने राघव को? पता नहीं कहाँ गया मेरा बेटा। माँ जी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर राघव जी कहाँ जा सकते हैं? तभी अचानक से घर में एक फोन कॉल आती है, जिसे गुंजन उठाती है। फोन की दूसरी तरफ से एक नर्स गुंजन से कहती है, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। दरअसल आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। राघव के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो तुरंत टैक्सी करके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों राघव को हॉस्पिटल में ढूंढते हैं, राघव उनके पास चलते हुए आता है और उनसे पूछता है, अरे माँ, गुंजन, तुम दोनों की दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात हुई है? बेटा तू ठीक तो है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मैं तो आज किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं होती। हमें माफ कर दीजिए राघव जी। आज के बाद हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। बस आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। राघव अपनी पत्नी और माँ की बात सुनकर अचानक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, अरे जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वैसे तुम दोनों को बता दूं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। दरअसल मेरे दोस्त का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों के साथ थोड़ा सा मजाक कर लूं। लेकिन देखो, इसी बहाने तुम दोनों एक साथ हो गई हो और बिना लड़े कितने अच्छे से रह रही हो। हाँ राघव जी, आपके जाने के बाद हमें एहसास हो गया था कि आपके बिना हम दोनों बहुत ही अधूरे हैं। इसीलिए आज के बाद मैं कभी भी माँ जी से बहस नहीं करूंगी। और मैं भी गुंजन को हमेशा अपनी बेटी समान मानूंगी। मैं ही गलत थी कि बहुओं को हमेशा नीचा दिखाना चाहिए और उन्हें बांध कर रखना चाहिए। मेरी सोच गलत थी बेटा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि बहू भी बेटी की तरह होती है। उस दिन के बाद से गुंजन और पूनम राघव के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और राघव भी अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता है।